आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। माता का अंचल, शिव पूजन सहाय, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंगे का, जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिफंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर फकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर फकारा करते और माता को टमियक। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते, अपनी एक टरामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर घड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मियाँ थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भरमुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए, मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम तराजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर छोटी गूंथती और उसमें फूदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी।
हम खासे कन्हैया बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसक न भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का छंदुआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लूं, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयां सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरख फरिए पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेढ़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दियासलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले 15 को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़का की मंडली जुट जाती थी। इक्का होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मुंह की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध कराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर टमोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब शोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी फरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले टगोपी आम छापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और शमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी
और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़ेट गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे शोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि टचिड़िया की जान जाए, लड़काओं का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत फकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैयाओं के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैयाओं चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह शोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मियाँ के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थीं। हमारे कांपते हुए आएंठों को मैया बार बार निहारकर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थीं। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के छंदोवे की छाया न छोड़ी। मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़े मैंने हैरान होकर देखा। आसमान जैसे उलटा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम, रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर।
धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना हाथों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़े, गर्दहु प्रार्थना। हामरो जीवन तिमरो कौसेली ध छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरु भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंघा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी छोटी कंचनजंघा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंघा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूं। बहरहाल गैंगटॉक से 139 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। यूमथांग यानी घाटियां। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज के बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कन्फजतेक के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भुटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम, यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप फड़ने की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगीं। वादियां चौड़ी होने लगीं। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गफू के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी आरशी की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं,
पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती, चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, फलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव उबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूं। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गईं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की फकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पत्थरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय, चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छोंटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था, थिंक ग्रीन। आश्चर्य! पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए। चैरवेती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ, जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थीं। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़े, कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा, इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। गूंथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ शमीन पर मार रही थीं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने,
यह क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया। जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़िनों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरु, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है। इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा, वे श्रम सुंदरियाओं किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थीं कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बैंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी घर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। ठन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थीं। सामने ही लिखा था, धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, अवी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, सिक्किमी परिधान, चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी।
इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आईं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख, शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक व रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। कहाँ से आता था इतना आनंद? लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गूंप कर लिया था। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था, एर उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत। सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश। एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छौंटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा,
कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताजा बर्फ है। लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी, निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सैंधय मलाई सताऊंच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य, ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना टन है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सवैं, इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटुला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, टवी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा।
महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती। हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूं, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए। इसका असली नाम गंगटॉक है। गंगटॉक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूं। जीप आगे बढ़ने लगती है। मैं क्यों लिखता हूं? अध्यय, मैं क्यों लिखता हूं? यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसीलिए लिखता हूं कि स्वयं जानना चाहता हूं कि क्यों लिखता हूं।
लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते ना, उनका सब लेखन ही कृति होता है, सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवशता से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते, इसी के सहारे उनके भीतर की विवशता स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। यह भीतरी विवशता क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है। या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूं युद्धकाल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, कम से कम कृतिकार के लिए। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी। जो आसपास से आगे बढ़ गईं, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मैं कहूं कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया।
एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। इसी में से वह विवशता जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।